नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एनबीआई न्यूज। म हेमन्त अधिकारी। आज हमारे बीच है बानी आर के बहादुर जी। वो जो है खासतौर में बेंगलोर से हैं और समाज सेवी हैं। बानी जी, तब आपको एनबीआई न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी। बानी जी, इस वक्त जिस हिसाब से अभी जो पूरा समाज हिंदुत्व के ऊपर जा रहा है, संस्कृति की को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अखंड भारत के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन एक सूत्र में बांधने के लिए या सभी धर्मों को एक ही रास्ते में लाने के लिए, एक ही मंजिल, एक ही रास्ता में, एक ही ट्रैक पे चलाने के लिए क्या करना होगा? एक सूत्र में बांधने के लिए, एकताबद्ध होकर चलने के लिए, इसके विषय में हमारी जनता में बताइए। पहली बात तो हमारा भारत क्या कहते हैं, एक यूनिटी हमारा होना चाहिए, एकता होना चाहिए। हाँ जी। पहले भारत में संस्कृति एक था तो यूनिटी बनी रहती। तो भारत में डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी, अभी संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो भी अभी विविधता में एकता, ये विविधता में एकता ये जनता को ही तय करना है। आपस में कैसे रहना है, प्यार से रहना है, आपस में हम एक दूसरे के साथ कैसे सहयोगी बने रहे, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का एक हित में हम सबको, हर एक वर्ग वाले, वो कोई भी क्यों ना हो, इसमें जात पात की भी बात नहीं आता है और कोई ऊंच नीच का भी बात नहीं आता है, पढ़े लिखे अनपढ़, धन वाले, ऐसा गरीब ऊंचा, ये कुछ नहीं आते। राष्ट्र हित में हम सब बराबर है। संविधान कहता है कि हम सब इक्वल है। जो पीछे हैं उनको आगे आने के लिए संविधान में कुछ सुविधाएं दिए हुए हैं। बिल्कुल। बानी जी, आप 5 साल तक लगभग नेपाल में रही हैं और करंट में रही हैं, हाल में रही हैं, तो नेपाल के विषय में भी आप काफी अच्छी तरह से आप अध्ययन कर चुकी हैं, जानकार हैं। तो नेपाल की राजनीति और नेपाल, पूरे जो नेपाल का राष्ट्र इस वक्त थोड़ा उथल पुथल में चल रहा है। नेपाल जो है थोड़ा परेशानी में चल रहा है। तो नेपाल को क्या स्थिति है, क्या हो सकती है, वहाँ की उन्नति प्रगति, वहाँ के लोग कैसे हैं, इस सभी विषय में आप बताइए। नेपाल में मैं कुछ समय रही हूँ। वहाँ पे एक मेरा आध्यात्मिक एक सेवा के, मैं अपनी साधना के लिए भी गई थी मैं। और बाकी वहाँ नेपाल हमारा एक हिंदू राष्ट्र है, एक हमारा एक शुरू से कल्चरल एक अटैचमेंट है हमारा, सांस्कृतिक अटैचमेंट। हम लोग कभी नहीं समझते कि भारत और नेपाल अलग अलग है। भले एक ज्योग्राफिकली हम देखा जाए, राजनीति के तौर तरीके में देखा जाए, संविधान के तौर तरीके पे देखे तो भले हम लोग अलग अलग है राष्ट्रों के, देशों के एक सीमाओं को लेके, बट भारत और नेपाल हमारे लिए तो एक जैसा है, हम सब एक ही हैं। तो वहां पे मैं बहुत ही खुश थी। वहां पे सब वहां के लोगों से, और पशुपति और आध्यात्मिक में देखो या लोगों में देखो, वो प्यार और वो एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग, तो सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन बाकी चीजें हम अगर देखा जाए तो नेपाल का उन्नति, जैसा नेपाल हमने हमेशा सुना है कि नेपाल का संस्कृति हो सकता है, उसके जो रिसोर्सेस है, वो नेपाल हमेशा इंडिपेंडेंट राष्ट्र रहा है। अगर वो सब देखा जाए तो उस समय में जो राष्ट्रभक्ति और संस्कृति का जो एक श्रेष्ठता था, वो कहीं ना कहीं कमी की मेरे को अनुभव हुआ। बानी जी, ये राजनीति। हाँ जी बानी जी, जैसे आपने कहा, अभी नेपाल में एक नागरिकता को लेकर भी काफी बहस सुनी हुई है। नागरिकता के नाम पे जिस हिसाब से बांग्लादेश के, पाकिस्तान के लोग नेपाल में, यानी कि बहुत सारे और कंट्री के भी नेपाल में जाके बसे हुए हैं, वो नागरिकता लेना चाहते हैं। इससे क्या भारत को नुकसान नहीं होगा? भारत को भी नुकसान होगा, भारत से पहले नेपाल को ही नुकसान हो जाएगा ना। तो इस दिशा में क्या कदम भारत चाहता है या क्या कदम नेपाल का चल रहा है, ये विषय बताइए। क्या बताए? नेपाल और भारत को इस विषय में कैसे चलना चाहिए? देखो, भारत को और नेपाल को हमेशा राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं, एक कल्चरल दृष्टिकोण से हमको हमेशा जुड़ के चलना है। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं थे और नहीं भी होना चाहिए।
हम अगर राष्ट्र के दृष्टिकोण से, राष्ट्र के हित के दृष्टिकोण में, नागरिकता के दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो हमारा कल्चर को ज्यादा महत्व देना है। अगर कल्चर को हम महत्व देंगे, सांस्कृतिक रूपरेखा में अगर हम बने रहेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोगी बने रहेंगे, जैसे राम और सीता का भी आप हमेशा यही देखा है कि हमारा राम और सीता जी का भी संबंध नेपाल और भारत के बीच में ही था। ऐसे बहुत सारे, बुद्धा का भी आप ले लो, तो बहुत सारे ऐसे हमारे ऐतिहासिक कारण भी है जो हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं थे। महान महान कार्य नेपाल और भारत के बीच में हुआ है। तो अभी आगे भी हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। राजनीति के आड़ में या राजनीति के डिफरेंसेस में हम लोग जनता कभी भड़कना नहीं है। जैसा आर्मी ले लो, आज के डेट में भारत और नेपाल का आर्मी अच्छा ही काम कर रहा है, एक दूसरे के साथ सहयोगी है, वो दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छा ही जमा के चल रहे हैं। तो वो दोनों जब अपना एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा बना के चल सकते हैं, तो हम जनता भी वैसे ही एक दूसरे के साथ रहना है। हमारी मजबूती आ जाए, कल्चरल मजबूती। अभी भी नेपाल से और भारत से हमारा संबंध बनता ही रहता है। नेपाल से यहाँ शादी करके आते हैं, यहाँ से नेपाल में भी शादी करके जाते हैं। सारे संबंध, सारा कल्चरल लेन देन तो अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी हम जनता को समझ के चलना है कि हम ही, हमारा राष्ट्र, दोनों राष्ट्र के बीच में वो प्यार और एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा बना के चलना है। लेकिन बानी जी, नेपाल को अनपढ़ बनाए रखने की साजिश और पिछड़ा देश बनाकर उसके ऊपर राज करने की जो एक तमन्ना है लोगों ने, जो राजनीतिज्ञों ने जो पाला हुआ है, उससे कैसा नेपाली जनता को छुटकारा मिलेगा? देखो, राजनीति तभी तक अपना काम कर सकता है जब जनता उसका साथ देता है। अब जनता समझदार बनना है। ये भारत का ही नहीं बता रही हूँ, नेपाल का ही नहीं बता रही हूँ, जितने भी हमारे राष्ट्र भारत से, संस्कृति से भटक गए हैं, उन सबसे मैं यही बोलना चाहती हूँ, सनातन संस्कृति कोई छोटा मोटा संस्कृति नहीं है। ये तो वसुधैव कुटुंबकम का भी है। हम लोग पूरी विश्व में हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं, हम सब एक ही है, एक ही ईश्वर ने इस सारा सृष्टि को बनाया है। भले हमारा भाषा, तौर तरीका, जगह जगह, अभी नेपाल में ही ले लो, आप थोड़ा 200 किलोमीटर दूर चले जाओगे, खाना पीना, रहना सहना दूर अलग हो जाता है, एक ही राष्ट्र में रहते हुए भी। अब भारत में ले लो, आप 200-300 किलोमीटर दूर चले जाते हो तो वहाँ खाना पीना, रहन सहन थोड़ा बदल जाएगा। तो ये सब जगह है। लेकिन हमारा क्या है, सनातन दृष्टिकोण, संस्कृति क्या कहता है? वो कहता है कि हम सब एक ही हैं, वसुधैव कुटुंबकम। विश्व में हम जितने भी हैं, सब एक ईश्वर ने हमें बनाए। हम लोग हमेशा प्यार और स्नेह और इन्हीं चीजों का हम लोगों ने हमेशा पूरा विश्व में दिया हुआ है। बानी जी, आपकी बात बिल्कुल सही रही। संस्कृति एक है, प्यार मोहब्बत है, सब कुछ है। तो इसमें हम लोग कोई राजनीति के डिफरेंसेस में कोई हमें पीछे भी करने की कोशिश करता है तो हम पीछे नहीं है ना। हम तो पीछे है ही नहीं। तो हम लोगों को अपना एक कद को आगे बढ़ाना ही है। हमारे अब नेपाल में इतने सारे रिसोर्सेस है, एक पूरा विश्व के लिए नेपाल एक अपना एक आइडेंटिफाई बना सकता है। छोटे से छोटे कंट्री भी आज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है। अभी फॉर एग्जांपल मॉरिशस ही ले लो, एक बहुत ही छोटा, उसमें 14 लाख का ही आबादी है, लेकिन आज वो वहाँ के गवर्नमेंट भी हो सकता है और वहाँ का लोकल जनता भी हो सकता है। वो आगे निकल गए, बहुत सारे चीजों में वो आगे निकल गए। एक छोटा सा टापू है, वो एक आइलैंड है, अब वो लोग आज कितना आगे निकल चुके हैं। तो ये हम लोग ही तय करते हैं कि हमारा गवर्नमेंट में किसको बिठाना है, और हम भारत के साथ है, ये हम लोग नेपाल में भी, हम लोग जनता भी, हम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल बानी जी, जैसे ये सब सही है। नेपाल को जिस हिसाब से नेपाल में रिसोर्स आप बता चुके हैं, नेपाली जनता विकसित राष्ट्र की तरह विश्व में जो है नाम हो, कम से कम हर एक जनता जो है खुशहाल हो, कम से कम गरीबी की रेखा के नीचे जीने पर बाध्य ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है नेपाल के अंदर? देखो, गरीबी तो
ये हमारी मानसिकता है कि हम गरीब, ऐसा सोचते हैं। हाँ। ये मानसिकता से पहले निकलना है हमें। कोई गरीब नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है। हम लोग जैसा मेहनत करेंगे, हमारा एक दृष्टिकोण, हमारा एक प्लानिंग स्ट्रैटेजी अच्छा होना चाहिए। आज 21st सेंचुरी में अगर हम कहते हैं नेपाल कोई छोटा मोटा कोई ऐसा कंट्री नहीं है, देश नहीं है। उसके रिसोर्सेस इतने बड़े बड़े हैं, राजाओं का वो देश रहा है, वहां का गरिमा, वहां का एक जो कुछ भी पशुपति है, आप कितने सारे ऐसे रिसोर्सेस है जो आज हम गरीब, ऐसा बोलना भी एक अपराध है। हम कैसे गरीब हो सकते हैं? ये तो एक मानसिकता हो गया ना, गरीब। हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको लेके एजुकेशन सिस्टम में ध्यान देना चाहिए, और जो भी पीछे है उनको आगे लाने के लिए वहां के संघ संस्थाएं क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोगों को ध्यान देना है। भारत से क्या क्या हमें उपलब्धियां है उसको लेना है। ये सब जनता के साथ साथ कौन करेगा? गवर्नमेंट ही तो करेगा। राज सत्ता जब तक था तो भारत का और नेपाल का संबंध अच्छा ही था, राज सत्ता जब तक था। तो पूरा डेमोक्रेसी, मतलब अभी राज सत्ता भी नहीं है वहां पे, राजा भी नहीं रहे। राजा को फेंकने में भी भारत का हाथ बता दे वहां की जनता जी। राजा को उखाड़ने में भी भारत का हाथ बोल के क्लेम करते हैं वहां की जनता, नेपाल की जनता। हाँ जी, वो सब बहुत सारे चीजें हैं इसमें। बाहरी ताकतें बहुत हैं इसमें। बाहरी ताकतें मतलब अभी उस डिटेल में हम अगले बार जब डिस्कशन करेंगे इस पे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत और नेपाल का संबंध हमेशा अच्छा रहा है। जनता कभी नेपाल को, अभी देखो भारत में, अब मैं साउथ में हूँ, बेंगलुरु में हूँ, कर्नाटक में हूँ, नेपाल बोलते ही हमारे मन में एक बहुत ही श्रेष्ठ भावना आ जाता है। वहाँ के लोग भी और वहाँ का जो संस्कृति का ले लो, या वहाँ का जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनी ले लो, और जितने भी हमारे तीर्थ है, साउथ से भी बहुत सारे लोग हर महीना नेपाल में जाते हैं। मुक्तिनाथ हो गया, बाकी पशुपति हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनी भी है। तो इसमें भी गवर्नमेंट को बहुत ख्याल रखना है। टूरिस्ट डेस्टिनी होने के नाते पूरा वर्ल्ड हेरिटेज है नेपाल, तो बहुत जिम्मेवारी से वहाँ का गवर्नमेंट अपना योगदान देना चाहिए नेपाल के जनता के लिए, और नेपाल का जनता भी वैसे ही सक्षम रूप से अपना नेता को चुनना है। बानी जी, भारत के अंदर, हाँ बानी जी, भारत के अंदर जैसे आपका सरनेम बहादुर है, तो बहादुर का शब्द लेकर नेपाली बोल देते हैं, एक पॉइंट। दूसरी, जो भारतीय नेपाली हैं वो भी कहीं ना कहीं एक हाशिए पे है, वो भी कहीं से अपने एक क्षेत्र छोड़कर दूसरी तरफ जाते हैं तो वो दोहरम दर्जे में आते हैं, नेपाली बोल के आता है। तो इस समस्या को कैसे जनता, भारतीय जनता में रखने की क्या ऐसा रास्ता है जो नेपाली समुदाय के नेपाली को कम से कम ये दोहरम दर्जा ना माने या नेपाली ना माने? नेपाली तो है ही, लेकिन भारत के नेपाली हैं, ये चीज को मान्यता बहुत ही कम है। ये कारण क्या है? देखो, भारत और नेपाल के बीच में जितने भी सरनेम बताओ, आप नेपाल कब से अलग है? देखो भारत से, बोलो नेपाल कब से भारत से अलग है? देखिए, संस्कृति को लेकर नेपाल सार्वभौम हजारों सालों से वो अलग ही है। जैसे कहते हैं कि भाई वो नेपाल कभी दुनिया में गुलाम नहीं हुआ, नेपाल कभी दुनिया में किसी के साथ जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमेशा वो बना रहा। खासतौर में मुगल जब भारत में आए, मुगल की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नेपाल को अपने दायरे में शामिल कर सकें, और अंग्रेजों का तो हम देखते आए हैं कि अंग्रेज ने भी हार मानकर समझौता में आ गए थे। तो ये सब चीजें जो है सुनने को हम इतिहास में देखते हैं, लेकिन इतिहास में जिसका जैसा मन करे वो नए नए इतिहास लिख देते हैं, वही आने वाली पीढ़ी पढ़ती है। सच्चाई क्या है वो तो वो इतिहास ही जाने। हजारों साल पहले मुगल आए, ब्रिटिश आए, उनका अपना शासन यहाँ किया, बहुत सारे जगह पूरा वर्ल्ड में उन्होंने अपना शासन स्थापन करने की कोशिश किया। उसमें नेपाल हमेशा अपना नेतृत्व अच्छा ही किया है, और अभी भी अपना नेतृत्व अच्छा ही करे, क्योंकि संस्कृति के दृष्टिकोण से नेपाल और भारत को बहुत ही अच्छे तरीके से अपना संबंध फिर से और अच्छे से बनाने में दोनों राष्ट्रों को अपना योगदान देना चाहिए। भारत से जितना भी उनको सहयोग मिल रहा है, उसके अलावा और भी संघ संस्थाएं और जितने भी संघ संस्थाएं हैं, उनको भी साथ एक दूसरे का लेना देना करना है,
और सस्टेनेबिलिटी की बात आता है तो यहाँ से भी बहुत सारे जैसे आर्य समाज हो गया, आरएसएस हो गया, उनके बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है जो नेपाल में अपना समय समय पर योगदान दे रहे हैं। जब भी अर्थक्वेक वगैरह होता है, वहां पे आपदाएं आती है, तो भारत सबसे पहले आता है सहयोग के रूप में। इसमें बिल्कुल सही है। अभी नरेंद्र मोदी ने जो अर्थक्वेक में काम किया है वो ऐतिहासिक और डेवलपमेंट भी होता है, टेंडर वगैरह बहुत सारे टेंडर मैंने भी देखा है। बहुत सारे टेंडर भारत से, करोड़ों रुपया भारत से नेपाल को मिलता है, जितना आपको बाहर से कहीं से भी नहीं आता होगा जो उतना भारत से आता है। तो वहाँ के मीडिया वाले भी इस बात को, मीडिया का भी अपना बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए कि भारत को और नेपाल को जोड़ने में मीडिया का भी बहुत बड़ा अपना योगदान चाहिए, संघ संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान चाहिए, राजनीति का तो योगदान चाहिए। तो मैं क्या कह रही हूँ कि भारत से हमेशा नेपाल को अच्छा ही सहयोग मिला है। लेकिन तो एक पानी जी, एक और यह है कि नेपाल के नेकपा एमाले के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितना पैसा भारत में आता है, नेपाल से 5वां हिस्सा है, 5वां नंबर नेपाल है जो भारत में पैसा जाता है। ये भी तो संभव है, भारत के लिए फायदा भी तो है। हाँ जी, भारत के लिए फायदा है, उसी का तो है। अब भारत और नेपाल बैठ के डिसाइड करें कि हम लोग किस किस रूपरेखा में हम साथ मिलके काम करें, साथ मिलके आगे बढ़े और कैसे एक दूसरे का सहयोगी बने। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज नेपाल और भारत बैठ के अगर डिसाइड करना चाहा तो कौन उसको रोक सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई रोकने वाला है क्या? बिल्कुल। अब मोदी जी है, मोदी जी का नेतृत्व में वो पूरा सिर्फ एक नेपाल ही नहीं, जितने भी कंट्रीज में, विदेशों में जितने भी जगह हिंदू है, उन सबके साथ वो जुड़ के वहाँ का जो परिस्थितियां अच्छे बुरे जो भी है उसमें भारत क्या सहयोग दे सकता है। अभी आप ले लो, श्रीलंका में इतना सब कुछ घटना हो गया, तो भारत अपना नेतृत्व दिखाया ना। अब कोरोना में पूरे वर्ल्ड में इतने सारे देशों में बानी जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। जिस तरह से कोरोना में मोदी जी ने वैक्सीन का अपने देश, छोटे मोटे सार्क के देश ही नहीं पूरे विश्व में जिस हिसाब से वैक्सीन का जो है सप्लाई किया। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका 30-32 करोड़ की जनसंख्या को थोड़ा सा मुश्किल रहा, लेकिन भारत 140 करोड़ जनसंख्या को पूरा करने के बाद अपने विदेश के मुल्क को भी सप्लाई करने में सक्षम रहा, वो इसमें नो डाउट। लेकिन छोटे जितने भी देश हैं भारत के सार्क कंट्री के, हर देश भारत को एक न एक क्लेम करते रहते हैं। कोई सुख या कोई ऐसा तारीफ नहीं करते कि हाँ भारत हमें देख रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्लेम करते रहते हैं। कारण क्या है? कौन सा देश आपको ब्लेम करता है, आप बताइए। जैसे श्रीलंका कहती है, श्रीलंका का जो हर्ष हुआ वो एक वो भी कुछ कहते हैं कि भारत का या चाइना का, ज्यादातर चाइना का भी रोल है। जब से उसने वो बनाया, चाइना रोल की वजह से, कर्जा लेने की वजह से ये हुआ करके दोनों देशों पर क्लेम आता है। भारत में भी आता है, कुछ जो देश सहयोग कर रहे हैं उनके ऊपर भी आता है। नहीं, उसमें तो चाइना का ही सबसे बड़ा हाथ है। कर्ज अभी वहाँ के राजनीति वाले कर्ज लेते समय राष्ट्र हित में लेना है या अपने हित में लेना है? हाँ, ये पॉइंट नेपाल में भी यही हाल है। नेपाल में भी जितने सुविधाएं, वृद्ध पेंशन से लेकर के जितनी सुविधाएं, गांव में सड़क बनाने से लेकर जितने फैसिलिटी दिया जा रहा है, सारे कर्जे के ब्याह पे दिया जा रहा है। अभी ऐसी नौबत आ रही है, बताते हैं कि जो है सैलरी भी नहीं देने में धो हो रही है जो सरकारी कर्मचारियों का। तो ऐसा नौबत आने वाले 2-4 साल बाद तो और मुश्किल हो जाएगा। देखो, भारत से टेंडर देते हैं, भारत से बहुत कुछ पैसा, करोड़ों रुपया, 800 करोड़, 500 करोड़, हजारों करोड़, कोई कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए, ब्रिज के लिए, ऐसा टेंडर वहाँ पे तो आता ही रहता है। लेकिन बनता नहीं है, ये समस्या यहाँ है। वहाँ टेंडर जाता है, पैसा कहाँ जाता है ये भी देखना चाहिए भारत को। हाँ जी, तो इसमें भी हम मीडिया वालों को मतलब आप जैसे मीडिया वाले हैं, कर्मचारियां हैं, संस्थाएं हैं, तो इनको भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है टेंडर पास होते हुए, टेंडर देते हुए, तो बहुत सारी चीजें निगरानी में होना चाहिए। इसमें मोदी जी को भी कोई भी संबोधन कर सकता है, फॉरेन मिनिस्टर जो भी है उनको भी संबोधन किया जा सकता है। जो भी इसके एम्बेसडर्स है, जो भी है, उनसे भी इसके बारे में संपर्क करके बात किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो भारत और नेपाल के बीच में उस समस्या को हल करना,
मतलब सोल्यूशन में ले जाने के लिए इसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि बड़े बड़े संघ संस्थाएं हैं, RSS को ले लो, बहुत सारे ऐसे संघ संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी ये सारा प्रश्नों को उत्तर हम ढूंढा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे भारत में संघ संस्थाएं हैं जो पूरा विश्व में अपना कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। भारत नेपाल का ही नहीं, अभी जैसा बहुत सारे ऐसे बाहर जो कंट्रीज है, भूटान हो गया, इवन बांग्लादेश का भी उतना ही, इवन पाकिस्तान की कोई भी देश क्यों ना हो, लेकिन भारत हमेशा एक वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है, जो व्यक्तित्व है, जो एक हमारा एक स्लोगन है, जिसको हमेशा वो साबित करने की कोशिश किया है। अभी तो मोदी जी के गवर्नमेंट में, योगी जी के गवर्नमेंट में भी और बहुत सारे ऐसे जो जिम्मेवार हमारे जो राजनीति में जो जिम्मेवार हमारे जितने भी है, आर्मी ले लो, आर्मी में भी जितने भी मिनिस्टर्स है या आर्मी ऑफिसर्स है, वो भी बहुत ही जिम्मेवारी से अपना काम निभा रहे हैं। तो सब अपना अपना जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे निभा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। मैंने देखा हुआ है कि जो जिसकी सरकार आती है उसको गिराने के लिए कहीं के पाइप काट देंगे, कहीं के बिजली के मीटर काट देंगे, कहीं पे जो एक एरिया का बिजली सप्लाई काट देंगे ताकि दूसरा परेशान हो, ताकि उस सरकार को कमजोर करें। तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की सरकार को कमजोर करने के लिए जो विपक्ष खड़ी रहती है, उससे कहीं ना कहीं देश को नुकसान हो रहा है। इसका जो है भुगतान जो है जनता हो रही है। इसके विषय में क्या कहते हैं? जनता को जागरूक रहना है। जनता अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपना इतिहास से भटकना नहीं है। अभी जैसे आपके घर में नए लोग भी आते रहते हैं, पुराने लोग भी रहते हैं, तो नए लोगों को हम क्या समझाते हैं? भाई पुराने लोगों का, पुराना हमारा इतिहास का, हमारे घर में अब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या सिखाते हैं उसको? अच्छी चीजें सिखाते हैं, अपने इतिहास, अपने दादा परदादा कैसे, किस एक परिवार में भी ले लो, अच्छा बुरा तो भी चलता रहता है। अच्छा बुरा हम लोग कभी बुरे का ज्यादा साथ नहीं देते, अच्छे का ही साथ देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा भारत और नेपाल का संबंध आज का नहीं है ना, बिल्कुल युगे युगे है ना, युगे युगे। तो युगे युगे संबंध पे प्रश्न आज डालने वालों को हम चुप कराना है या प्रश्न उठाने वालों के साथ देना है? राष्ट्रहित में जनता को ही तो अपना जिम्मेवारी लेना है। अभी हमारे घर में अच्छे नए लोग भी आते हैं, पुराने लोग भी हैं। अच्छे नए लोगों पे भी हम विश्वास करते हैं कि एक चांस देते हैं। गवर्नमेंट ऐसे ही तो बनता है, जनता एक चांस देता है कि चलो भाई इनको दिया था मौका, अभी इनको मौका देंगे, इनके हाथों कुछ अच्छा हो जाए राष्ट्र में या जनता के लिए। जब अच्छा हो रहा है तो लोग खुश रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा नहीं हो रहा है, अगर राष्ट्र हित में कुछ नहीं हो रहा है, लोगों के हित में कुछ नहीं हो रहा है, तो जनता ही तो फिर से डिसाइड करता है। बहनी जी, कर्नाटक में नेपाली कम्युनिटी को लगभग लाखों में होंगे, वहाँ के विषय में क्या कहती हैं? जी लाखों में है, लेकिन यहाँ नेपालियों के लिए भी संघ संस्थाएं, नेपालियों के सपोर्ट में अच्छे एक संघ संस्थाएं यहाँ पे भी लीडरशिप बनाना है। बनाएंगे तो जहाँ भी नेपाली है, जहाँ भी नेपाली विश्व में, भारत ही नहीं, नेपाल से कोई बाहर जा रहा है या भारत से कोई बाहर जा रहा है, तो उसके लिए कुछ विशेष हमारा जिम्मेवारियां है। क्योंकि भारत से और नेपाल से हम बाहर जाते हैं तो भारत भी एक सेकुलर कंट्री है, अब नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। तो जब हमारा राष्ट्र, हमारा संस्कार, हमारे सिद्धांतों को चलाना अपने जीवन में, हम कहीं पे भी जाए, विश्व में कहीं पे भी चले जाए। अब हम लोग घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, पूरा दिन बाहर रह के वापस आते हैं, तो घर वालों को क्या आशा रहता है? बिल्कुल, बाहर जाते तो घर सही सलामत घर पहुंचे। विश्व में पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हो या नौकरी के लिए बाहर जा रहे हो, तो अपनी संस्कृति सिद्धांतों से कोई भटकना नहीं है। उसके लिए हर जगह, हमारे भारत हो या नेपाल हो, जो बच्चे हो या कोई भी जॉब के लिए जाएंगे। तो वानी जी सबसे चिंता रहती है कि बच्चा बाहर जाए तो घर पहुंचे किसी तरह से, ऐसी हालत हो गई है, ये भी आप समझिएगा। ऐसी हालत पूरा विश्व में। करियर के लिए हम लोग क्यों जाएंगे? या तो करियर के लिए जाएंगे या तो हम जाएंगे बाहर पढ़ाई के लिए। ये यूक्रेन में, यूक्रेन और अमेरिका के अचानक यूक्रेन के वार ने तो पढ़ाई से भी ज्यादा तो सही सलामती की ज्यादा चिंता माँ बाप को सताया, पिछले देखते हुए, पिछले वर्ष जब हुआ था।
उसमें भी तो भारत अच्छा अपना नेतृत्व, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से भारत का गवर्नमेंट और संघ संस्थाएं, ये दोनों संघ संस्थाएं भी, और भारत में जो भी धार्मिक संघ संस्थाएं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे अपना योगदान बहुत ही अच्छे से खूबी से निभाया। हाँ। संकट, जब भी संकट आता है पूरा विश्व में, तो भारत समय समय पर, वो भले कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, उन्होंने अपना नेतृत्व अच्छा ही निभाया है। और अभी बीजेपी गवर्नमेंट में खास करके मोदी जी और उनका जितना भी टीम है, वो लोग विश्व के लीडरशिप में उन्होंने साबित किया है कि भारत कमजोर नहीं है, और भारत सिर्फ भारत का ही नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस मुल्कों का ही नहीं, पूरा विश्व के लिए अपना दायित्व दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट। बानी जी खासतौर में यहाँ थी कर्नाटका से, बेंगलोर से, खासतौर में कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है। तो बानी जी, हमारे एनबीए न्यूज में आपने सहयोग दिया, समय दिया, और हमारे दर्शक को ये सब चीजें बातें बताई, और आगे हम फिर बुलाने की वादा सहित हम अब विदा लेते हैं। हमारे दर्शकों को अगर अंतिम में कुछ कहना चाहें तो अंतिम शब्द आप रख सकती हैं। डेफिनेटली मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत और हमारा भारत और नेपाल युगे युगे संबंध है। हमारा राष्ट्र हित में भी ऐसे ही युगे युगे संबंध बने रहना है। भारत हो या नेपाल आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है, और अलग भी नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी खट्टा मीठा कोई भी अनुभव है तो एक परिवार में ये खट्टा मीठा चलता रहता है। तो उसी दृष्टिकोण से जनता हमेशा एक दूसरे के सहयोगी बन के और अच्छा राष्ट्र हित में क्या क्या हो सकते हैं वो करते जाना है, और संस्कृति का जागृति में ज्यादा से ज्यादा परिवार अपने बच्चों के साथ एक अपना योगदान को देते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एनबीए न्यूज को समय दिया। हस्ता नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।